नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। दोस्तों, IOCL ने अपना नया जॉब नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके इसी नोटिफिकेशन को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की 2025 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, खास तौर पर इंजीनियर्स और ऑफिसर्स ग्रेड ए रोल्स के लिए। और आज का फोकस रहेगा केमिकल इंजीनियरिंग पर। जी बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए IOCL का ऑफिशियल डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। वो एडवर्ट नो IOCL CO HRTS 2025-01 और साथ में एक सपोर्टिंग आर्टिकल भी है जो इस प्रोसेस के कुछ न्यूआंसेस को हाईलाइट करता है। हाँ, दोनों सोर्सेस काफी इन्फॉर्मेटिव है। मिशन सिंपल है, इस सारी इन्फॉर्मेशन से सबसे ज़रूरी इनसाइट्स निकालना, स्पेशली उनके लिए जो केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और IOCL में अपना करियर देख रहे हैं। IOCL एक महारत्ना कंपनी है, जानते हैं हम। इंडिया की टॉप टियर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से एक और फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट का हिस्सा भी है। तो देश की एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है। तो ये सिर्फ एक जॉब नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि एक बड़े एनर्जी जायंट के साथ जुड़ने का मौका है। सही बात है। तो चलो इसको देखते हैं। IOCL को किस तरह के लोग चाहिए एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से? हाँ, तो देखिए, वो डायनामिक ग्रेजुएट इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, वो तो है ही जी। और 3 कोर डिसिप्लिन्स पर फोकस है इस बार, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। राइट। और हम आज केमिकल पर डिटेल में जा रहे हैं। जी। यहाँ एक खास बात यह है जो सोर्सेज में भी मेंशन्ड है कि IOCL अब सिर्फ ट्रेडिशनल ऑयल और गैस बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, वो पेट्रोकेमिकल्स, LNG, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी CGD, इन सब में एक्सपैंड कर रहे हैं। और इसके साथ ही फ्यूचर एनर्जी पर भी उनका काफी फोकस है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बायोफ्यूल्स, सोलर, विंड एनर्जी। इन सब एरियाज में स्ट्रेटेजिक मूव्स ले रहे हैं। तो केमिकल इंजीनियर्स का रोल कहाँ आता है इसमें? वो तो बिल्कुल कोर में है, चाहे वो ट्रेडिशनल रिफाइनिंग हो या ये नए सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। उनका रोल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से लेकर आप देखिए नए एनर्जी टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट और स्केल अप तक हर जगह जरूरी है। मतलब काफी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज हैं केमिकल इंजीनियर्स के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर फोकस करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले AICTE या UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फुल टाइम रेगुलर BTech या BE की डिग्री होनी चाहिए। जी, फुल टाइम रेगुलर, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड वाली डिग्रीज वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्लियर है। जनरल, EWS और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 65% एग्रीगेट मार्क्स। हाँ, 65% और SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए 55% मिनिमम मार्क्स जरूरी हैं। राइट। और एक चीज, परसेंटेज कैलकुलेशन में कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होगी। मतलब 64.99% है तो 65% नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और ये भी जरूरी है कि कैंडिडेट्स अपनी फाइनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स वो 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट कर पाएं। जी, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्हें इस डेट तक रिजल्ट्स और मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया मीट करना होगा। ठीक है। अच्छा, डिग्री के एग्जैक्ट नाम को लेकर भी IOCL ने काफी क्लैरिटी दी है। ये एप्लीकेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ बिल्कुल, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है डिग्री टाइटल को लेकर। तो केमिकल इंजीनियरिंग डोमेन के लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्री टाइटल्स ही वैलिड है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग तो है ही, फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में। राइट। और कुछ और रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस भी हैं जो लिस्ट में दी हुई हैं। हाँ, वो लिस्ट काफी स्पेसिफिक है। तो मेरी सलाह ये होगी कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर कंफर्म करें कि उनकी डिग्री का एग्जैक्ट टाइटल एडवर्टाइजमेंट में दी गई लिस्ट से मैच करता है या नहीं। थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो एलिजिबिलिटी में इशू आ सकता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए इसमें। सही। अच्छा, इसके अलावा कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी पर? हाँ, है ना। जैसे अगर आपका रिजल्ट CGPA या ग्रेड्स में है तो आपको अपने इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल कन्वर्जन फॉर्मूला सर्टिफिकेट देना होगा,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। और अगर फॉर्मूला ना हो तो लेट कर सकती है। ओके। एक और सिनेरियो है इंटीग्रेटेड या ड्यूल डिग्री का। अच्छा, जैसे 5 ईयर कोर्स। हाँ, अगर किसी ने बीई बीटेक के साथ इंटीग्रेटेड एमटेक किया है, मतलब जिसमें सिर्फ एक फाइनल डिग्री मिलती है, ठीक है, तो उनके पूरे इंटीग्रेटेड कोर्स के एग्रीगेट मार्क्स कंसिडर होंगे। लेकिन अगर ड्यूअल डिग्री की है जिसमें बीई बीटेक और एमटेक की अलग-अलग डिग्रीज मिलती हैं, ओके। तो सिर्फ बीई बीटेक के मार्क्स ही देखे जाएंगे एलिजिबिलिटी के लिए। लेकिन दोनों ही केसेस में वो अंडरलाइंग बी बीटेक डिग्री केमिकल वाली होनी चाहिए जो लिस्ट में है। एग्जैक्टली, वो कंडीशन तो है ही। और ये भी साफ लिखा है कि मैकेट्रॉनिक्स या रोबोटिक्स जैसी कंबाइंड या इंटरडिसिप्लिनरी डिग्रीज वो इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। बिल्कुल। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, या कह सकते हैं एक वार्निंग है एप्लीकेंट्स के लिए। अपनी डिग्री का नाम, स्पेशलाइजेशन, मोड ऑफ स्टडी, मार्क्स परसेंटेज, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट से वर्ड टू वर्ड क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी है। कोई भी गलती एलिजिबिलिटी को खतरे में डाल सकती है सीधे तौर पर। ये तो हुई क्वालिफिकेशंस की बात। अब आते हैं एज लिमिट और रिजर्वेशन पॉलिसीज पर। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उनके लिए अपर एज लिमिट 26 साल है, एज ऑन जुलाई 1, 2025। मतलब उनका जन्म 1 जुलाई 1999 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए। जी। और दूसरी कैटेगरीज के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिक कट ऑफ बर्थ डेट्स दी हुई हैं हर कैटेगरी के लिए। जैसे ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 29 साल तक। एससी एसटी के लिए 5 साल यानी 31 ईयर्स तक। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है कैटेगरी रिलैक्सेशन के ऊपर। तो एप्लीकेंट्स को वो एग्जैक्ट डेट्स एडवर्टाइजमेंट में चेक करनी होंगी। हाँ, वो जरूर देख लें। और एज प्रूफ के लिए सिर्फ मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, ये कितना क्रिटिकल है? ये नॉन नेगोशिएबल है। आईओसीएल इस पर काफी स्ट्रिक्ट रहती है। बिल्कुल सही और अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, तो एक एक करके बताइए। एससी एसटी के लिए? एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर कैंडिडेट महाराष्ट्र से है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी देना होगा। अच्छा, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर? उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट के फॉर्मेट में हो, और ये क्लियर करें कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते। महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ भी कास्ट वैलिडिटी जरूरी है। और एक सेल्फ अंडरटेकिंग भी देनी होगी इंटरव्यू के टाइम पर नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए वैलिड होना चाहिए। ये FY 24-25 की इनकम पर बेस्ड होगा और ये भी 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ हो। इसमें स्पेसिफिक कास्ट मेंशन होनी चाहिए, सिर्फ जनरल लिखना काफी नहीं है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स? उनके लिए मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट लेटेस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हो और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी UDID कार्ड अब मैंडेटरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स काफी पहले से तैयार रखने होंगे। बिल्कुल। और इसको अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV वो GD, GT और PI से पहले होगी। अगर कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में नहीं दिखा पाता है उस वक्त, तो उसे आगे के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। सीधी बात। मतलब इतनी मेहनत के बाद डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो सकते हैं। हाँ, और अगर किसी भी स्टेज पर इवन ज्वाइनिंग के बाद पता चलता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है या जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिल्कुल सीरियस रहना है। वैलिडिटी, फॉर्मेट सब चेक करना है। एब्सोल्युटली क्रिटिकल है ये जानकारी वाकई क्रूशियल है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं। इसके स्टेजेस क्या हैं? 3 स्टेजेस हैं इसमें। पहला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन GD और ग्रुप टास्क GT, ये कंबाइंड स्टेज है। और तीसरा, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो पहले CBT का पैटर्न समझते हैं। क्या फॉर्मेट है? टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs। ओके, सेक्शंस? 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन A है डोमेन नॉलेज, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए केमिकल के सब्जेक्ट्स? हाँ बिल्कुल, उनके कोर्स सब्जेक्ट से। और सेक्शन B है जनरल एप्टीट्यूड, इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं। इसका ब्रेकडाउन? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 15
और वर्बल एबिलिटी या इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, टोटल 50 हो गए। ठीक है। मार्किंग स्कीम नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। हर सही जवाब के लिए 1 मार्क मिलेगा और हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। 1/4। टोटल टाइम कितना मिलेगा? टोटल टाइम मिलेगा 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए? एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेटरी टाइम मिलेगा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्वालिफाइंग मार्क्स का। सिर्फ अपेयर होना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेट किए गए हैं हर सेक्शन के लिए और ओवरऑल भी। क्या है वो? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए? उनके लिए सेक्शन ए और बी दोनों में अलग अलग मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए सीबीटी में। और एससी एसटी के लिए? उनके लिए थोड़ा कम है, हर सेक्शन में मिनिमम 35% और ओवरऑल मिनिमम 40%। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स? उनके लिए हर सेक्शन में मिनिमम 25% और ओवरऑल मिनिमम 30%। लेकिन इसमें कैच है ना, ये मिनिमम मार्क्स लाने से शॉर्टलिस्टिंग गारंटी हो जाती है? नहीं, यही तो पॉइंट है। एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा है कि ये सिर्फ मिनिमम थ्रेशोल्ड है। इनको क्लियर करने से जीडीजीटीपीआई के लिए शॉर्टलिस्टिंग की कोई गारंटी नहीं है। तो शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी? शॉर्टलिस्टिंग होगी प्योरली सीबीटी स्कोर्स की मेरिट लिस्ट पर, और ये डोमेन वाइज बनेगी, मतलब केमिकल की अलग, इलेक्ट्रिकल की अलग, एटसेट्रा। मतलब एक्चुअल कट ऑफ्स जो हैं वो इन मिनिमम मार्क्स से काफी ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल, स्पेशली कम्पिटिटिव ब्रांचेस जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में कट ऑफ्स हाई जाने के पूरे चांसेस हैं, तो एम हाई रखना होगा सीबीटी में। सही। अब आते हैं फाइनल सिलेक्शन के वेटेज पर। इसमें किसका कितना रोल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, सीबीटी का वेटेज सबसे ज्यादा है। कितना? 85%। 85? वाओ। हाँ, जीडी और जीटी का कंबाइंड वेटेज सिर्फ 5% है, लेकिन इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके। और पर्सनल इंटरव्यू? पीआई का वेटेज है 10% और इसमें भी मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट इन तीनों के वेटेड स्कोर्स से बनेगी? जी, सीबीटी का 85%, जीडी-जीटी का 5% और पीआई का 10% वेटेज लेकर कॉम्पोजिट स्कोर बनेगा। और इस फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर में भी एक मिनिमम कट ऑफ है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 45%, एसटी के लिए 40% और पीडब्ल्यूडी के लिए 30%। इसका मतलब तो साफ है, 85% वेटेज के साथ सीबीटी ही सबसे क्रिटिकल स्टेज है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का। एब्सोल्युटली। यहाँ अच्छा परफॉर्म करना सिलेक्शन के चांसेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि आईओसीएल शुरुआती स्टेज में टेक्निकल फाउंडेशन और एप्टीट्यूड को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। बिल्कुल। तो सीबीटी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सही कहा। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल्स पर। की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com के थ्रू। कोई ऑफलाइन मोड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? टेंटेटिव ही होंगी शायद। हाँ, ये टेंटेटिव है, तो वेबसाइट रेगुलर चेक करना जरूरी है अपडेट्स के लिए, अभी के लिए। हाँ जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 5 सितंबर 2025। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट है 21 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक। टाइम का ध्यान रखें। और सीबीटी की डेट? टेंटेटिव सीबीटी डेट है 31 अक्टूबर 2025। ओके। अप्लाई करने से पहले क्या-क्या चीजें रेडी रखनी होंगी? कुछ चीजें हैं। एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये कम से कम 1 साल तक एक्टिव रहने चाहिए, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन इसी पर होगा। और डॉक्यूमेंट्स, स्कैन्ड कॉपीज? हाँ, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, अप्रैल 2025 के बाद का। उसके स्पेसिफिक साइज और डायमेंशन रिक्वायरमेंट्स है एडवर्टाइजमेंट में। सिग्नेचर? स्कैन्ड सिग्नेचर ब्लैकिंग से करना है, स्पेसिफिक साइज में, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन? हाँ, स्कैन्ड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ब्लैक या ब्लू इंक से स्पेसिफिक साइज में। और एक लाइव फोटो कैप्चर फीचर भी है? जी हाँ, एप्लीकेशन पोर्टल पर एक लाइव फोटो कैप्चर फीचर होगा। इसके लिए वेबकैम या फोन कैमरा की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब रेडी रखना होगा अप्लाई करते टाइम। एप्लीकेशन फी कितनी है? एप्लीकेशन फी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है, प्लस एप्लीकेबल जीएसटी।
और SC/ST PWD के लिए? उनके लिए कोई फी नहीं है। और ये फी नॉन रिफंडेबल है? हाँ, नॉन रिफंडेबल है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक क्लैरिफिकेशन थी। अप्लाई करते वक्त कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं या नहीं? नहीं, अप्लाई करते वक्त कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जैसे EWS, OBC NCL, SC, ST, PWBD अपलोड नहीं करने हैं। तो फिर लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में उनकी डिटेल्स बहुत केयरफुली डालनी होंगी, जैसे सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी, कास्ट सीरियल नंबर, ये सब। और ओरिजिनल्स कब दिखाने होंगे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाने होंगे। अच्छा, तो डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी है फॉर्म में? हाँ, क्योंकि बाद में ओरिजिनल से मैच किया जाएगा। एक्यूरेसी यहाँ की है। बिल्कुल। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली कवर करते हैं। फिजिकल फिटनेस के बारे में कुछ? हाँ, एप्लीकेंट्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि वो अप्लाई करने से पहले IOCL की वेबसाइट पर गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यानी PME को केयरफुली पढ़ लें। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो PME में फिट पाए जाने पर ही होगा। करेक्ट। प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है? सिलेक्ट होने पर पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है, IOCL के किसी भी डिवीजन, यूनिट, सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर में। केमिकल इंजीनियर्स के लिए रोल्स कैसे हो सकते हैं? उनको रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, मार्केटिंग, पाइपलाइंस या बिजनेस डेवलपमेंट में प्रोसेस, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑपरेशंस जैसे रोल्स मिल सकते हैं। काफी वैरायटी है। रेम्यूनरेशन, सैलरी पैकेज कैसा है? बेसिक पे 50,000 से शुरू होगा। पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है। इसके ऊपर अलाउंसेस? हाँ, इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस, DA, HRA या सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, मेडिकल बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, PRP और दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं कंपनी पॉलिसी के हिसाब से। तो एस्टिमेटेड CTC कितना बनेगा? एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंपनी CTC लगभग 17.7 लाख पर एनम बताया गया है, PRP इंक्लूड करके। ठीक है। कोई सर्विस बॉन्ड भी है? हाँ, ज्वाइन करने पर 3 साल का सर्विस बॉन्ड भरना होगा। अमाउंट? जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए का बॉन्ड है और EWS, OBC, NCL, SC, ST, PWBD के लिए 50,000 का है। ओके। और जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट PSU में? उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देना होगा अपने करंट एम्प्लॉयर से। और प्राइवेट सेक्टर वालों को? उनको ज्वाइनिंग से पहले अपने रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस का प्रूफ देना होगा। ट्रैवल रिइंबर्समेंट के बारे में कुछ? हाँ, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स को CBT के लिए ट्रैवल करने पर शॉर्टेस्ट रूट का 3rd AC रेल फेयर रीइंबर्स होगा। और GD GTPI के लिए? सभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को GD GTPI के लिए ट्रैवल करने पर 2nd AC रेल फेयर रीइंबर्स होगा अगर डिस्टेंस 30 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जैसे टिकट्स सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो इस सब का मतलब क्या है अगर हम इसको समराइज करें? सारांश में ये केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए इंडिया की एक टॉप महारत्ना कंपनी में करियर शुरू करने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन प्रोसेस काफी डिटेल्ड है। हाँ, सिलेक्शन के लिए काफी मेटिकुलस अप्रोच की जरूरत है। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे डिग्री का नाम, परसेंटेज, इन पर ध्यान देना होगा। एक्यूरेट और अपडेटेड रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स? बिल्कुल। एप्लीकेशन डेडलाइंस मिस नहीं करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट CBT में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, वो 85% वेटेज। हाँ, वो क्रिटिकल फैक्टर है। तो आपकी फाइनल एडवाइस क्या होगी सीरियस एप्लीकेंट्स के लिए? मेरी एडवाइस होगी कि वो IOCL की वेबसाइट से डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और PME गाइडलाइंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, एकदम ध्यान से। खासकर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो अलाउड एग्जैक्ट डिग्री टाइटल्स हैं उन्हें चेक करें। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी डेट्स और फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स पर डबल चेक करें। मतलब अटेंशन टू डिटेल? इस प्रोसेस में अटेंशन टू डिटेल बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी अनदेखी भी मतलब कॉस्टली साबित हो सकती है। सही कहा। ये तो हुई प्रोसेस की बात, और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। सिर्फ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस और CBT स्कोर के अलावा IOCL जैसी कंपनी जो अब फ्यूचर, एनर्जी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी पर इतना फोकस कर रही है, उनके सिलेक्शन प्रोसेस में, खासकर GD GTPI में, ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल्स या पर्सनल क्वालिटीज या शायद एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो एक केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट को दूसरों से अलग बना सकते हैं, उनको ज्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं उनकी नज़र में?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, तो इस पर सोचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। होपफुली ये डिस्कशन IOCL केमिकल इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नेविगेट करने में मददगार साबित होगी। जी, उम्मीद है।